आप देख रहे हैं न्यूज नेशन नेटवर्क की कॉन्क्लेव शहर बनारस। भले ही हम दिल्ली में बैठे हैं, लेकिन जब बनारस का जिक्र आ जाता है तो उसके मायने आध्यात्म, और जब से मोदी जी वहां पहुंचे हैं तो राजनीति, दोनों से जुड़ जाते हैं। तो ऐसे में हम इस कॉन्क्लेव के सेकंड एडिशन के साथ हैं, जहां पर शहर बनारस में हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव की, शहर के मिजाज की, साथ ही उत्तर प्रदेश में कैसी हलचल है, कैसा विकास है, क्या वायदे हैं, कितना काम हुआ है। हमारी ये कॉन्क्लेव पहले होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से कुछ डिले हुआ इसमें, लेकिन कोरोना पर भी चर्चा होगी कि कैसा कामकाज रहा है और उसका कितना इफेक्ट जो है आगामी उत्तर प्रदेश चुनाव पर होगा। तो इस कॉन्क्लेव की शुरुआत करते हैं जोरदार तालियों के साथ। मैं चाहूँगी आप लोग अभिनंदन करें, हमारे खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, और जो मेहमान हमारे साथ हैं उनका तारुफ मैं कराती हूँ। वो एक ऐसे राजनेता हैं जब मौजूदा दौर में एक चुनाव जीतना भी किसी राजनेता के लिए पुनर्जन्म कहा जाता है, राजनीति के लिहाज से, उसके राजनीतिक करियर के लिहाज से। तो वो एक बार नहीं, 31 साल की उम्र से जो सफर शुरू हुआ है उसमें 7 बार चुनाव जीत चुके हैं, और वो भी तमाम जातिगत समीकरण, तमाम लहर, एंटी इनकम्बेंसी, सबको धत्ता बताते हुए। सतीश महाना जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ नेता हैं, औद्योगिक विकास मंत्री हैं। महाना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश के चुनाव पर चर्चा करें, लेकिन सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपके पास वो कौन सी जादू की छड़ी है कि राजनीतिक के जो तमाम पंडित होते हैं कि भाई ये जात, ये पात, ये ऐसा फैक्टर, ये एंटी इनकम्बेंसी, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ नहीं चलता है? मैं 3 मूल मंत्रों को लेकर काम करता हूँ। सबके इम्पॉर्टेंट है कि यू हैव टू लॉयल टू योर अपॉइंटिंग अथॉरिटी। जिसने भी आपको अपॉइंट किया उसके प्रति आपकी लॉयल्टी होनी चाहिए। और मुझे मेरी पार्टी जिस समय अपॉइंट करती है, मुझे टिकट देती है, मुझ पर विश्वास व्यक्त करती है कि आपको जाके चुनाव लड़ना है, तो लॉयल्टी फर्स्ट टू द पार्टी। दूसरे नंबर पे मेरी लॉयल्टी मेरे वर्कर के प्रति रहती है, जो मुझे चुनाव लड़ाता है, जो एक ब्रिज का काम करता है मेरे बीच में, पार्टी के बीच में और जनता के बीच में। और तीसरे प्रति मेरी लॉयल्टी द पीपल दोज हु हैव इलेक्टेड मी, जो मुझे वोट करते हैं। और मैं इस बात को मानता हूँ कि जीवन में विश्वास से बड़ी और कोई भी चीज़ नहीं होती। आदमी विभिन्न प्रकार के नुकसान को सह सकता है, लेकिन विश्वास जहाँ पर टूट जाता है वहाँ पर सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो मेरी जनता मेरे पे जो विश्वास व्यक्त करती है उसके प्रति पूरी लॉयल्टी के साथ लॉयल होकर मैं उनका काम करता हूँ, उनके प्रति कमिटेड रहता हूँ। ये कारण है कि मेरे क्षेत्र की जनता मुझे लगातार जिताती है। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं जीता बाद में हूँ। कोई भी व्यक्ति जो चुनाव लड़ता है वो जीतने के लिए लड़ता है, लेकिन जीतता वही है जिसको जनता दी जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ मैं जीतता नहीं हूँ, मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे 7 बार लगातार जिताया। तो जनता ने तो आपको जिताया, और आपने विश्वास की बात की है, तो योगी सरकार ने, मोदी जी ने, पार्टी ने आप पर विश्वास भी जताया, आपको वो मंत्रालय दिया है जिससे अपेक्षाएं तो बहुत ज़्यादा थी और आलोचनाओं का खतरा भी बहुत ज़्यादा था, औद्योगिक विकास मंत्रालय। मैं उत्तर प्रदेश के बारे में बात करूँ, लेकिन उससे पहले क्योंकि हम शहर बनारस की जिक्र कर रहे हैं, काशी, मोदी जी का नाम जुड़ जाता है तो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो जाती हैं, आलोचनाओं के कटघरे में सबसे ज़्यादा आ जाती है। तो काशी के लिए बतौर औद्योगिक विकास मंत्री आपने क्या कुछ किया जो आप जनता के बीच में लेकर जाएंगे? ये काशी अपने आप में एक आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और दुनिया की सबसे बड़ा शहर कहा गया। काशी को गलियों का शहर कहा जाता था। माननीय मोदी जी के उस क्षेत्र से निर्वाचित हो जाने के बाद काशी अब गलियों का नहीं, सड़कों का शहर कहा जाने लगा। काशी अध्यात्म के नाते से बाबा भोलेनाथ की नगरी है, और बाबा भोलेनाथ के दरबार पर पहुंचने के लिए किस कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था, वो एक जो इमेजिनेशंस के बाहर हो सकती है, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, वो बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको करके दिखाया। आज से 3 साल पहले बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में गए हूँ, जो आ गए हैं, उनको विश्वास नहीं होता हम उसी स्थान के ऊपर आ गए। शहर के डेवलपमेंट के साथ साथ पूर्वांचल का बहुत महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी वहाँ पर आवश्यक था, क्योंकि मैं इस बात को कहता हूँ कि जिस समय दिल्ली से चले, दिल्ली का अपना कैपिटल होने के नाते से एडवांटेज है, और फॉर्चुनेटली वी आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिल्ली एनसीआर, जहाँ पर गौतम बुद्ध नगर है, और नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गई, या फिर हमारी यमुना हो गई, या ग्रेटर नोएडा हो गई, या फिर गौतम बुद्ध नगर की, ये तीनों अथॉरिटीज़ हो गई। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के नाते से मेरे पास उन विभागों की जिम्मेवारी है। एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के नाते से मेरे पास एक्सप्रेस वे की भी जिम्मेवारी है। तो ये यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ। अब
पहले नहीं होता था। पहले भी जैसे मैं इस बात को कहता हूँ, अखिलेश जी तो कहते हैं उनके एक्सप्रेस वे पर आप लोग गाड़ी दौड़ाते हैं और फोटो खिंचाते हैं। मुझे नहीं मालूम कि उनके कौन से एक्सप्रेस वे के ऊपर फोटो खिंचा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जिसका उन्होंने बिना लैंड एक्विजिशन के टेंडर कर दिया था व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, जब हमारी सरकार बनी थी तो उसके ऊपर 30% भी लैंड एक्विजिशन नहीं था। तो जब लैंड एक्विजिशन नहीं था तो 90% जब तक लैंड एक्विजिशन नहीं हो तब तक आप टेंडर नहीं कर सकते, लेकिन उनको टेंडर करने की जल्दी थी, सड़क बनाने की जल्दी नहीं थी। एक बात, हमारी गवर्नमेंट आने के बाद ही वो लैंड एक्विजिशन हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया, अब वो तैयार है माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्घाटन। कब तक गाड़ियां वहाँ पे फराटा दौड़ेंगी? आज भी गाड़ी वहाँ पर चलने के लिए चल रही हैं, लेकिन फाइनली क्योंकि कुछ बाई लेन्स बाकी रह गई, कुछ सर्विस लेन्स बाकी रह गई, उस नाते से। दूसरी बात ये कहते हैं कि उनके द्वारा उनके जो फोटो हम खिंचा रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू करते थे, इसका शिलान्यास वो करते थे, उन्हीं के पिताजी ने एक बार ये कहा था, सब टेलीविजन्स ने, आपने भी बड़े प्रोमिनेंटली दिखाया था कि श्री मुलायम सिंह यादव जी ने कहा है कि तुम शिलान्यास तो करवा लेते, उद्घाटन नहीं करवाते। ये उनके द्वारा कहा गया था, मैं याद दिला रहा हूँ, आपके फाइल में होगा। मैं अगर ये कहते हैं कि उन्होंने किया था शुरू, हमने इसको बनाया है, जी जी, तो मुझे लगता है कि उनको पूरे प्रदेश में बड़े बड़े होर्डिंग लगाने चाहिए और ये कहना चाहिए कि हमने शुरू किया था, हम बड़े नालायक थे, कुछ नहीं कर पाए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने करके दिखाया है। तो हमारे को उनको थैंक यू कहना चाहिए, आलोचना किस बात की होनी चाहिए? जो वो नहीं कर पाए वो हमने किया ना, हम राजनीतिक दृष्टि से, मतलब उनके अधूरे काम आप पूरे कर रहे हैं? नहीं, उनके अधूरे काम उन्होंने शुरू ही नहीं किया था, हमने उसको शुरू किया। इशू ये है कि अगर कोई पब्लिक इंटरेस्ट की बात शुरू करी जाए तो राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत जो लोग दुराग्रह से काम करते थे, जनता के पैसे को अपना पैसा नहीं करते थे, कोई भी पिछली सरकारें, ये सरकारें आने जाने एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, कभी कोई पार्टी आएगी, कभी कोई पार्टी आएगी। अगर किसी राजनीतिक दल के द्वारा अगर कोई पब्लिक इंटरेस्ट में काम शुरू किया गया तो इन लोगों की ये मेंटालिटी होती थी कि भैया उन्होंने शुरू किया, अब हम इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे, चाहे उसमें सैकड़ों करोड़ रुपया डूब ही क्यों ना जाए। जी जी, वो जनता का पैसा होता है। हमारी सरकार ने, माननीय योगी जी ने कहा कि जो पब्लिक का पैसा है उसको पब्लिक के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। इन्होंने काम शुरू नहीं किया था, मैंने आपको बोला ना। अब हम कहें कि इन्होंने क्योंकि सोचा था इस काम को करेंगे और उसके ऊपर 30% लैंड एक्विजिशन हो गया था, बाकी इन्होंने कुछ नहीं किया था, तो हम उसको छोड़ देंगे, ये नहीं है। हम जन कल्याणकारी सरकार हैं, जनता के पैसे को जनता का पूरी तरीके से उपयोग हो सके, हम इसलिए काम करते हैं। इसलिए हमारे को इस बात का महत्व नहीं है कि कौन शुरू कर रहा है। बहुत सारे अगर सिर्फ इसी से शुरू करने से ही हो, तो मैं इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में हूँ, मैं पहले भी 7 साल लगभग नगर विकास का राज्य मंत्री रहा, तो पूरे शहर के और पूरे देश का प्रोजेक्ट बनाकर मैं कमरे में रख दूँ और अगले 50 साल तक जो काम होता रहे वो कहूँ मैं करवाता रहूँ, ये तो अन्याय भी है और बेवकूफ़ी भी है। चलिए, तो जनता किस तरह से आपके कामकाज को देखेगी अगर मैं आपसे बतौर मंत्री पूछूं, क्योंकि औद्योगिक विकास मंत्रालय से उम्मीदें ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि रोजगार भी उससे जुड़ा हुआ है। विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है कि रोजगार एक बड़ी चुनौती रही है योगी सरकार के लिए भी। तो ऐसे में इन्वेस्टर सबमिट हुआ, बहुत नाम हुआ, बहुत ज़्यादा आईबॉल्स खींची गई, कितना वो कन्वर्ट हुआ वाकई में उद्योग लाने में? देखिए, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब मेरे पे विश्वास करके दिया, हमारी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने निर्णय किया, तो मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि 2017 से पहले इंडस्ट्रियलिस्ट के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में एक डिस्कनेक्ट सा था। उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियलिस्ट आना नहीं चाहता था। हमने पहला इन्वेस्टर समिट 21 और 22 फरवरी 2018 में किया, एक साल भी सरकार का पूरा नहीं हुआ था। मार्च में सरकार बनी थी, लेकिन 2018 में किया था। उसमें 4,28,000 करोड़ के हमने MOU साइन किए थे। उसके पहले मैं रोड शोज़ के माध्यम से देश में कई शहरों में गया था जो इंडस्ट्री के नाते से फेमस थे। मैं अहमदाबाद गया, मैं सूरत गया, मुंबई गया, बेंगलुरु गया, हैदराबाद गया, अब तेलंगाना तेलंगाना गया, दिल्ली में भी आए हम लोगों ने, यहीं पर इसी उसमें किया था रोड शो। तो वो हम लोग रोड शो करके लोगों को विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि अब उत्तर प्रदेश एक बदला हुआ उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में पहले आदमी आने से डरता था। मैं अहमदाबाद गया तो वहाँ के इंडस्ट्रीज मित्र ने कहा कि मेरी पत्नी ने मना किया कि वहाँ मत जाओ। तो मैंने कहा आपकी पत्नी भी बिजनेस देखती है क्या? उसने कहा नहीं, मेरी पत्नी मुझे देखती है कि मैं सेफ़ हूँ कि नहीं हूँ। तो उनकी पत्नी जो उन्हें देखती कि सेफ़ हैं कि नहीं है, तो उसके बाद जब 1 साल के बाद जब हम सेकंड ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के अंतर्गत वहाँ गए तो उन्होंने कहा, मेरी पत्नी ने कहा आप उत्तर प्रदेश में जा सकते हैं। यानी उत्तर प्रदेश सुरक्षित हो गया है। भले विपक्ष कितना भी कहे कि अपराध बढ़ रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश सुरक्षित हो गया है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा हो गया है। उनको अगर जो विपक्ष जो कह रहा है उनको स्वाभाविक रूप से तकलीफ है, और वो किसी भी इस प्रकार की प्रवृत्ति के लोगों को होनी चाहिए जिनको वो टिकट देकर विधानसभा के चुनाव लड़वाते थे और विधानसभा में जितवाने का काम करते थे।
आज सौभाग्य से उनके अपराध के द्वारा कमाई गई अकूत संपत्ति को पूर्ण तरीके से नष्ट करने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया और वो जेल में हैं। तो उनको तकलीफ होना, दर्द होना स्वाभाविक है कि भाई इस प्रकार के जो अपराधी है, जिनको वो संरक्षण देते थे, जिनके आधार के ऊपर राजनीति करते थे, जब उनके लिए वो स्थान नहीं है तो उनको लगता है कि उत्तर प्रदेश में रहने के लिए जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश आज पूरी तरीके से सुरक्षित है। वो तो कह रहे हैं कि 22 में बाइसाइकिल है। नहीं तो उन्होंने कहा, मैं तो कह रहा हूँ भाई हमने ये इस बात के लिए असेसमेंट किया कि पिछली बार हमारे को 2/3 से ज़्यादा बहुमत मिलेगी। तो 2/3 से ज़्यादा बहुमत मिलने का मतलब है पिछली बार 325 सीटें मिली तो उससे ज़्यादा हम कुछ लेंगे। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं करनी चाहिए। जैसे समाजवादी पार्टी के नेता ने एक दिन कहा था कि उनको 400 सीटें मिलेगी, 3 सीट किसके लिए छोड़ेंगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन हम जिस आधार के ऊपर जीते हैं, जो हमारे पास प्रमाण है, उस सीट के ऊपर हमने कहा था हमारे को 2/3 से ज़्यादा मिलेगी। जो कांग्रेस एक ज़माने में, अभी ये पिछले चुनाव में मैं उसको कहता हूँ कि ये इनोवा पार्टी हो गई थी। इनोवा पार्टी का मतलब 7 लोग, उसमें 7 ही लोग उनके चुनकर आए थे। इनोवा में 7 सवारियाँ रजिस्टर्ड होती हैं। तो अभी भी वही रहेगी या वो नैनो पार्टी में आ जाएगी, नैनो कार में। लेकिन प्रियंका जी तो इतनी मेहनत कर रही हैं। तो पिछली बार भी करी थी उन्होंने मेहनत, भाई बहन दोनों ने मिलकर करी थी। और उन्होंने पिछली बार भी करी थी, 2017 के चुनाव में भी करी थी तो 7 पर आ गए। 2019 के चुनाव में भी उन्होंने बहुत मेहनत करी तो 1 पर आ गए। 2019 में सिर्फ सोनिया जी जीती थी, 1 पर आ गई। सबने, परिवार ने पूरे मिलकर मेहनत करी थी। अब देखते हैं, मैंने कहा ना कि वो इनोवा पार्टी से नैनो पार्टी की तरफ चले जाएंगे। वैसे ही जैसे आपने कहा कि इन्होंने कहा कि 2022 में बाइसाइकिल, तो मैं एक दिन जा रहा था क्योंकि मेरा घर भी वहीं है, तो इन्होंने होर्डिंग बड़े बड़े लगा रखे थे कि 22 में 2 साइकिल। तो इन्होंने ये तय कर लिया कि 22 में इनको केवल 22 साइकिल ही मिलनी है, ना इनको 23 मिलनी है, ना 21 मिलनी है। हमने तो नहीं कहा इनको कितनी मिलनी है। तो इन्होंने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है कि 22 में केवल 22 साइकिल इनको मिलनी है, उससे ज़्यादा नहीं मिलनी। तो 22 सीटें आप दे रहे हैं? फिर हम नहीं दे रहे, वो कहते हैं कि उनको 22 ही मिलनी है, हम तो वो भी चाहते हैं कि ना मिले। चलिए अब जरा थोड़ा कानपुर से आप आते हैं तो कानपुर की बात हम कर लेते हैं। कानपुर एक वक्त में उसका एक अलग रुतबा था, एक मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता था, उद्योग वहाँ बहुत ज़्यादा थे, लेकिन कानपुर को हमने डिटोरिएट होते हुए देखा है उद्योग धंधों के लिहाज से। वहाँ के लिए आपकी क्या योजना और आप क्या लेके जाएंगे जनता के बीच में कि कानपुर के लिए आपने क्या किया है? नहीं, मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूँ कि कानपुर में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के नाते से एक समय बहुत फेमस हुआ करता था। जो मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता था, ये सही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कालांतर में, मतलब ये 2-3 दशक पहले की बात कर रहा हूँ, समवेयर इन 70s और 80s के बीच में, ये जितनी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी, चाहे वो एनटीसी से संबंधित हो, चाहे वो बीआईसी से संबंधित हो, ये पूरे देश में जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स की जो इंडस्ट्रीज थी सारी की सारी बंद हो गई। वो तत्कालीन सरकारों ने उसको बंद करने का निर्णय किया। उसके पीछे बहुत सारे कारण भी हो सकते थे उस समय, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ गई, नई मशीनरी आ गई, पुराने प्रोडक्ट्स ऑब्सोल्यूट होते हुए चले गए, नई प्रकार की चीज़ आ गई। तो उसके कारण से वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बंद हो गई। लेकिन केवल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कानपुर में नहीं है, आज भी एनसीआर को, मैंने कहा जैसे आपको कहा कि एनसीआर का प्रिविलेज है हमारे, वी आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनसीआर, हमारे गौतम बुद्ध नगर के नाते से मैं उसको कहूँ तो, चाहे लेकिन इंडस्ट्री के नाते से आज भी कानपुर सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है पूरे उत्तर प्रदेश में। लेकिन इंडस्ट्री के प्रकार में शिफ्ट हो गए। आज नई प्रकार के प्रोडक्ट्स की आवश्यकता है। आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर आ रही हैं। आज मैं अगर कहूँ कि एडिबल ऑयल्स के नाते से तो कानपुर सबसे बड़ा हब है एडिबल ऑयल्स के नाते से। आज साबुन के नाते से भी मैं कहूँ तो उसकी एक पहचान है। खाने के मसाले के नाते से कहूँ पहचान है। होजरी के नाते से देश में, होजरी और टेक्सटाइल के नाते से देश में 3रा नंबर है। लेदर के नाते से हम बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो वहाँ से शिफ्ट होकर दूसरे तरीके से आई। आप तो वो रोजगार जनरेट करने में कामयाबी कितनी हासिल हुई? अगर मैं आपसे कहूँ कि किस हिसाब से आप देखेंगे कि मतलब उद्योग लगेंगे तो रोजगार भी आएंगे, कागजों से निकलकर जमीन पर उद्योग आएंगे तो रोजगार आएंगे। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। देखिए, इंडस्ट्री और रोजगार एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करते हैं। इंडस्ट्री आएगी तो रोजगार आएगा। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात कह देना चाहता हूँ कि इंडस्ट्री में 15, 16, 17% ही इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाते से लेबर होती है। ज़्यादा लेबर जो रोजगार होता है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंतर्गत है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो स्किल्ड लेबर है वो हमारे पास इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के पास होता है। अभी जितने ये प्रवासी मजदूर आए, हम लोग उनकी सबकी स्किल मैपिंग कराई और जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ के नाते से कुछ मजदूर जो छोड़ करके उनका हमने मैच मेकिंग कराई कि आपको इस प्रकार के इंडस्ट्रीज़ के इस प्रकार के स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है। तो ये यहाँ पर जो एम्प्लॉयर है उसके लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए दोनों को एक मैचिंग कराई। तो उस नाते से वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी है।
आज अब डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के नाते से कानपुर में हमने जितनी ज़मीन चिन्हित करी, कई इंडस्ट्रीज ने उसको अप्लाई किया, हमने कई लोगों को लैंड भी अलॉटमेंट कर दी। डिफेंस PSUs के माध्यम से कानपुर एक महत्वपूर्ण भारत सरकार की जो डिफेंस है, चाहे स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री हो, चाहे पैराशूट फैक्ट्री हो, चाहे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो, ये सारी की सारी फैक्ट्रियाँ, चाहे HL भी वहाँ पर है, आर्मी का एक बहुत बड़ा बेस भी है वहाँ पर। तो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जिस समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया, तो कानपुर को हम उसको इम्पॉर्टेंट मानते हुए उसको हम डेवलप कर रहे हैं। साइमल्टेनियसली जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के नाते से बाकी और जो 6 नोड्स हैं उसके बारे में आप कहेंगे तो मैं चाहूँगा, अलीगढ़ में हमने जितनी लैंड ली थी सारी की सारी बेच दी। छोटे इंडस्ट्री के नाते से भी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैंने कहा ना कि लोगों को विश्वास नहीं होता था, माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में मैं कोई बात कही जाती है तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैंने इन्वेस्टर समिट में इस बात को कहा था कि सबसे पहली बात जो एक डिस्कनेक्ट था इंडस्ट्रीज़ के साथ और सरकार का, मैंने कहा था अब हमारे पास कोई इंडस्ट्रीज आएगा तो हम उसके पास समन्वय करेंगे, विल कोऑर्डिनेट विद दोस इंडस्ट्रीज, ठीक है। हम उनको संसाधन देंगे, हम उनका सहयोग करेंगे, हम उनकी सुरक्षा करेंगे और इसके बाद हम उनकी समृद्धि भी कामना करेंगे। नहीं तो पहले होता था कि इंडस्ट्रियलिस्ट आ जाता है, समृद्धि दूसरे पक्ष की होती थी, इंडस्ट्रियलिस्ट बेचारा बंद करके चला जाता था। तो भी ये सारा समन्वय, सहयोग, समृद्धि, संसाधन और संसाधनों के बाद समृद्धि, ये सारी की सारी जब मैच मेकिंग एक दूसरे के साथ मिलती चली गई, वैसे वैसे उत्तर प्रदेश का इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता हुआ आगे चल रहा है। नहीं तो आपको लग रहा है कि ये चीज़ें जो हैं, ठीक है, योजनाएं जो हैं, सारी प्रोजेक्ट जो हैं, सुनने में नीतिगत तौर पर बहुत अच्छे लग रहे हैं, सब चीज़ें हैं, क्या उनको ग्राउंड पर, क्योंकि इंडस्ट्री आने में, कागज में आने में जितना वक्त लगता है और कागज से आगे निकलकर जमीन पर आने में जितना वक्त लगता है, उसके लिए सब्र चाहिए। तो क्या जनता में वो सब्र होगा और क्या वो जनता तक पहुंच पाया है? नहीं, पहुंच पाया है। देखिए, इंडस्ट्रीज की जिस समय बात करी जाए, इकोनॉमी की जिस समय बात करी जाए, पूरे देश और दुनिया भर में जितने भी MOU साइन होते हैं 12 से 15% ग्राउंड रियलिटी में परिवर्तित हो। मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ 40% से ज्यादा आज इंडस्ट्रीज ग्राउंड पर अपना उन्होंने काम शुरू कर दिया। 40%? यस, आई एम हैविंग द लिस्ट ऑफ, मेरे एक इंडस्ट्री की मेरे पास लिस्ट है। मैं इसे फॉर्चुनेटली मैं सबकी एक लिस्ट लेकर आया हूँ जी, हाँ, पूरी तैयारी के साथ आया हूँ, क्योंकि ये बात हमेशा कही जाती है। हाँ। जब हम लोगों ने पहला इन्वेस्टर समिट किया तो पहला इन्वेस्टर समिट करने के 5 महीने बाद ही 28 जुलाई 2018 को हमने पहला ग्राउंड ब्रेकिंग भी किया था। ग्राउंड ब्रेकिंग को हम हिंदी में भूमि पूजन कह लें या फैक्ट्री से शुरुआत कह लें, तो हमने ग्राउंड ब्रेकिंग किया था। तो फिर मैं स्वयं, मैंने हर माननीय सदस्य, चाहे विधानसभा या विधान परिषद, लोकसभा या राज्यसभा से संबंधित हो, किसी भी राजनीतिक दल के हों, मैं बल्कि जो नेता हैं बड़े, मैं श्री अखिलेश यादव जी के यहाँ का गया, मायावती जी के यहाँ भी मैंने बहुत प्रयास किया कि मैं उनसे मिलकर उनको इनवाइट कर लूँ, लेकिन उनकी रुचि नहीं रहती, उनकी कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन उनके एजेंडा में नहीं है। तो मैंने सब लोगों से रिक्वेस्ट करी कि आप आइए, और वहाँ पर जितनी भी हमने पहले ग्राउंड ब्रेकिंग में एक 81 इंडस्ट्री के 60,000 करोड़ रुपए का जब भूमि पूजन किया था, मैंने सेकंड ग्राउंड ब्रेकिंग में सबकी वीडियो फोटोग्राफी के साथ, स्टिल फोटोग्राफी के साथ मैंने सारा वहाँ पर डिस्प्ले किया था कि आइए देखिए ये हो रहा है। जो देखना चाहता उसको तो दिखाई पड़ सकता है, जो देखना ही नहीं चाहता उसको भगवान। चलिए, तो जनता को दिखेगा तब जब उसको रोजगार मिलेगा और उसके घर तक एक इनकम आनी शुरू होगी, तब उसे देखेगा, तभी वो वोट में भी तब्दील होगा। ये तो रही आपके डिपार्टमेंट की बात, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है विकास से शुरू होती है, लेकिन फिर आगे बढ़ते बढ़ते अली, बजरंगबली, ब्राह्मण, अल्पसंख्यक, इन तक पहुंच जाती है। तो ये आप भी जानते हैं, मतलब शुरुआत में आज हम विकास की बात करें, लेकिन अंत तक आते आते चुनाव जब बिल्कुल सर पर होगा तो क्या होगा? देखिए, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 2014 से पहले इस देश की और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की राजनीति जातिवाद के ऊपर आधारित रहती थी, संप्रदायवाद के ऊपर आधारित रहती थी, विघटनवाद के ऊपर आधारित रहती थी, भ्रष्टाचारवाद के ऊपर आधारित रहती थी, गुंडावाद के ऊपर आधारित रहती थी। ये सारी की सारी चीज़ें होती थी। सौभाग्य से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने इस देश की राजनीति की दिशा और दशा को बदलने का काम किया। मैं आपको 2014 और 2017 के बीच का एक इंसिडेंट बताना चाहता हूँ कि मैं असेंबली में बैठा था। उस समय हम अपोजिशन में थे, श्री अखिलेश यादव जी की सरकार थी, तो हम लोग असेंबली में जो पीछे होते हैं, हमारे लॉबी होती है, उसमें बैठे हुए सभी राजनीतिक दल के माननीय विधायक लोग बैठते हैं। तो मैं भी MLA था, मैं भी उनके साथ बैठा था। तो हम लोग 12 लोग बैठे थे। तो 12 लोगों ने मुझसे पूछा, मैं एक सेकंड में बात बताऊंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जी 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 बिल्कुल। तो 12 लोगों ने मुझसे पूछा कि महाना जी कैसे जीतते हो? उस समय मैं 6 टाइम जीता था, आपकी बार 7वीं बार है, तो आप कैसे जीतते हो? तो मैंने मजाक में कहा, मैंने कहा लोग मुझे वोट देते हैं, मैं जीतता हूँ। तो उसने कहा लोग कैसे देते हैं वोट? तो मैंने कहा इतना तो पता होना चाहिए यार, बटन दबाते हैं वोट पड़ जाता है। तो उसने कहा बटन दबाते हैं वोट पड़ जाता है, ऐसे तो नहीं देता वोट, लोग आपसे डरते होंगे। मैंने कहा नहीं, मैं अपने क्षेत्र की जनता के लिए काम करता हूँ। तो
तो वो कहते हैं काम से भी कोई जीतता है। तो 2014 से पहले इस प्रदेश में लोग काम से जीतते हैं, ये राजनीति के एजेंडे में नहीं हुआ करता था। आज देश के हर राजनीतिक दल के एजेंडे में है कि हमने क्या काम किया और हम क्या काम करेंगे, इस आधार के ऊपर वो वोट मांगने जाता है। चलिए, आज विकास के नाम से वोट मांगना चाहिए। देश की राजनीति को विकासवाद और राष्ट्रवाद के परिवर्तित करने का काम माननीय मोदी जी ने किया है, जो आज इस देश के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। बिल्कुल, ये जब चुनावी रैलियां होंगी उसमें देखेंगे कि विकास का और राम का नाम और जात पात का नाम कितना देखिए, राम का नाम अलग है, राम का नाम जात पात के नाम से नहीं होता। मैं एक बात, लेकिन राम का नाम लिए बगैर भी राजनीति पूरी नहीं होती उत्तर प्रदेश में। नहीं, राम का नाम लिए बिना, देखिए राम एक आदर्श के रूप में थे। राम राज्य एक आदर्श राज्य के रूप में स्थापित होता है। राम इस देश की आत्मा है, इस देश की आस्था है। उनको चाहे हम भगवान के रूप में माने, चाहे देवता के रूप में माने, चाहे महापुरुषों के रूप में माने। इस्लाम में भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को एक महापुरुष के रूप में माना कि उनकी पूजा करना ना करना, पूजा पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन इस देश की आध्यात्म, इस देश की आत्मा भगवान राम है। और राम के लिए हम आज से नहीं कर रहे, राम के नाम के ऊपर राजनीति हम नहीं कर रहे। राम हमारे अंतरात्मा में समाहित है। राम के नाम के ऊपर राजनीति कौन कर रहा है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। श्रीमती सोनिया गांधी रायबरेली से कई बार चुनाव लड़ी हैं। 2019 के पहले 14 में भी लड़ी थी, 14 से पहले 9 में भी लड़ी थी, 9 से पहले मैं पीछे चलता हूँ 4 में भी लड़ी थी, फिर उसके 2-3 बार जल्दी हो गए। 98 में हो गया, 96 में हो गया, जल्दी हो गया। तो उन्होंने कभी भी, जिस समय नॉमिनेशन करने से पहले उन्होंने कभी भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की प्रतिमा या हवन करा के नहीं गई। आपके फाइल में होगा कि 2019 का जब चुनाव की नॉमिनेशन कराने जा रही थी तो वो भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की फोटो लगा के हवन करके गई। तो राजनीतिक दृष्टि से उन्होंने राम के नाम का उपयोग किया। हमारे तो आत्मा, हमारी तो आस्था है। तो अगर वो करें तो अच्छा हम करें। तो राम का नाम लेने के लिए या उनको प्रोत्साहित कर दिया? मैं नहीं कह रहा, यही तो मैं कह रहा हूँ कि इस देश की राजनीति एक दिशा तय करने का काम मोदी जी ने किया, उसके ऊपर वो चल रहे हैं। आज से पहले ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्मस्थली के लिए आज बहुत सारे लोग वहां पर जाके सम्मेलन करना चाहते हैं। अब तो सावन में भी लोग काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए आतुर रहते हैं। पहले काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए, इस बार तो सावन में भी नेताओं का रेला लगा था। नहीं, वो तो है ही, रेला लगा हो ना। पहले तो जाते नहीं थे, पहले तो कुंभ स्नान में नहीं जाते थे। तो सरकारें जो कुंभ स्नान कराए उसमें नहीं जाते थे। अयोध्या में जो 1-2 राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश के अपने आप को कहते हैं कि हम बड़े इंपॉर्टेंट हैं, मेरे हिसाब से नहीं है। वो कहते हैं हम बैठे हैं, जो दोनों राजनीतिक मिलकर चुनाव लड़े थे, उनका नारा ही हुआ का था, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो ये उनका नारा होता था। अब वहाँ से जाकर अपना बात शुरू करते हैं, वहाँ से जाकर सम्मेलन करते हैं। अरे जो सम्मेलन कर रहे हैं उनकी नेता से भी कहना चाहता हूँ, एक बार भगवान राम की शरण में जाकर मत्था तो टेको, हम भी प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान सबके हैं, हमने कहा भगवान सबके हैं, इन्होंने नहीं माना उनके हैं। ये राजनीतिक तुष्टीकरण के नाते से, कुछ वोट के लालच और भय के नाते से इन्होंने इस देश की संस्कृति को भी बर्बाद करने का काम किया। इतना बड़ा पाप इन्होंने किया। चलिए, तो राम मंदिर का काम जो है वो आपके लिए कितना काम आएगा? देखिए, राम मंदिर का काम को हम राजनीति से नहीं जोड़ते हैं। राम मंदिर विश्व हिंदू परिषद के द्वारा आंदोलन चलाया गया। आज़ादी के बाद ये आंदोलन सन 1983-84 में चला। उसके पहले कई सौ साल प्रॉमिस में आपके पूरे एजेंडे में रहता था ना कि भाई राम मंदिर का निर्माण होगा। वो तो आप राम मंदिर बने, ये हमारे स्वाभाविक, हमारी अंतरात्मा में नहीं था, हमारी सोच में है। लेकिन राम मंदिर बनाने का और आंदोलन चलाने का काम विश्व हिंदू परिषद के द्वारा किया गया था। तो मतलब आप जब जाएंगे जनता के बीच में तो उसे अपनी उपलब्धि के तौर पर गिनाएंगे? 100% है, 100% है। जो अगर सुप्रीम कोर्ट में भी अगर उस मुकदमे की सुनवाई होती थी तो विपक्षी दल के बहुत सारे जो बड़े बड़े वकील होते थे वो कहते थे सुनवाई ना करो। तो जो लोग ये चाहते थे कि राम मंदिर का सोल्यूशन ना हो, वो लोग राजनीतिक पटल के ऊपर लाना चाहते थे ना। हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी ने कभी भी नहीं कहा कि सोल्यूशन हो। हम हमेशा कह रहे थे सोल्यूशन हो, हमेशा हमने कहा इसका सोल्यूशन होना चाहिए, ये विषय समाप्त होना चाहिए। जब आंदोलन चल रहा था तब ये लोग बहुत शोर मचाते थे कि बीजेपी वाले कहते हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब तो तारीख भी बता दी, शिलान्यास भी हो गया, वहाँ पर काम भी चल रहा है। अब इनको परेशानी है कि तारीख क्यों बता दी, काम क्यों शुरू कर दिया। वो कहा चित्त भी मेरा, पट भी मेरा, टैया मेरे बाप का। तो ये उस हिसाब से काम करते हैं। लेकिन इस बार तो ये लोग कह रहे हैं कि आप लोग अति आत्मविश्वास से लबरेज हैं, आप राम की शरण में तो हैं लेकिन खेला करके दिखाएंगे। आजकल बंगाल वाला जो स्लोगन है वो यूपी की दीवारों पर भी अब चस्पा नजर आने लगा है, खेला होएगा।
देखिए यूपी में और बंगाल में हर स्टेट की राजनीति और हर जिले की राजनीति अलग अलग प्रकार की होती है, और एक जिले में अलग अलग विधानसभाओं की भी राजनीति अलग अलग प्रकार की होती है। तो इसीलिए किसी स्टेट के साथ किसी का कोई कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। नहीं, स्लोगन आया तो मैंने पूछा कि होगा कि नहीं। उन्होंने यही कहा ना कि जो बंगाल में हो वो यहाँ यूपी में होगा। हाँ, खेला होगा। उन्होंने कहा जो बंगाल में वो यूपी में होगा, तो बंगाल में रिपीट हुई है यूपी में भी रिपीट होगी ना, ये समझना चाहिए। अच्छा, ऐसे समझ ले, पॉजिटिव तो थिंकिंग। वो हम हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ काम करते हैं। बाकी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कहो जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के कुछ राजनीतिक दल हैं, बंगाल में किसी की सरकार बन गई तो वहाँ ढोल बजाने पहुँच जाते हैं। बिहार में खुद भी लड़े थे, हार गए, और दूसरी जब पार्टी जीती तो वहाँ पर ढोल उस समय ढोल बजाने पहुँच गए थे। कर्नाटक में हुए तो सारे के सारे वहाँ ढोल बजाने पहुँच गए थे, कर्नाटक के मंच पे ऊपर, जिस समय हमारी सरकार बनने के पहले जब सरकार बनी थी, आपको ध्यान होगा। तो एक पुरानी कहावत है कि किसी के घर में बच्चा पैदा होता है तो कुछ लोग ढोल बजाने आ जाते हैं, तो ये उनमें हैं। अच्छा, ये उनमें है, उनका काम सिर्फ यही होगा, जीत का लड्डू आप ही खाएंगे। ये मुझे नहीं मालूम, ढोल बजाने वालों में हुआ, इतना ही कहूँगा। अच्छा, चलिए, तो एक आखिरी सवाल यहाँ पर कि जनता के बीच जाएंगे तो बतौर औद्योगिक विकास मंत्री, क्योंकि उद्योग सबसे बड़ा प्रॉमिस रहा है, तो क्या ऐसी चीज़ें लेकर जाएंगे कि भाई विकास के नाम पर ही वोट पड़े, जातिगत समीकरण और जो अल्पसंख्यक और ये सारी राजनीति है उससे ऊपर विकास का नाम हो? देखिए, मैं जातिगत समीकरण और विकास के वो क्या नाम है सांप्रदायिक नाम के ऊपर वोट नहीं मांगता। सौभाग्य से जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं आता हूँ, मैं पंजाबी परिवार से हूँ। मेरे परिवार, मेरी बिरादरी के कहूँगा कि लगभग 600-700 वोट हैं 4.25 लाख वोट में। तो इसीलिए जाति के आधार के ऊपर वोट मांगने वाली बात तो लागू ही नहीं होती मेरे पर। मेरे को हर जाति का, हर बिरादरी का, लेकिन हम तो उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, वहाँ तो सम्मेलन भी जाति के हिसाब से होते हैं। ब्राह्मण सम्मेलन होता है, कोई किसी को रिझाना चाहता है, कोई कहीं पहुँचता है, ओवैसी साहब भी पहुँच जाते हैं, कोई उसको आपकी पार्टी का बी पार्टी बताता है, तो सब कुछ चलता रहता है। देखिए, ये इससे कोई इनकार शायद ही करेगा। देखिए, वो उनको बीजेपी की बी पार्टी बताते हैं, वो उनको बताते हैं, सारे राजनीति एक दूसरे को बी पार्टी बताते हैं। यहाँ पर तो कांग्रेस को भी कुछ लोग वहाँ पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बी पार्टी बनाने, तो सबने, सपा वाले कहते हैं कि बसपा बी पार्टी है, बसपा वाले कहते हैं कि सपा बी पार्टी है, वो कहते हैं कि कांग्रेस है, वो कहते हैं वो वैसी है। तो सबने माना है कि वो बी हैं, ए हम ही और ए हम ही रहेंगे। चलिए, एक आप ही रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया माना साहब, हमारे साथ यहाँ चर्चा में शामिल हुए हैं। दावे बड़े बड़े हैं कि रोजगार भी दिया है और जो कागज की योजनाएं हैं, जो इवेंट्स हैं, वो जमीन पर भी उतरे हैं, लेकिन क्या घर घर विकास पहुंचा है, ये जनता तय करेगी और अपने मताधिकार से बता भी देगी। आप इस सम्मेलन में शामिल हैं, आपको बहुत बहुत शुक्रिया।